हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल बाबू है। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी इतनी डरावनी और भूतिया है कि आप रात में किसी रेलवे स्टेशन पर रुकने का ख्याल भी नहीं लाएंगे। मेरी आवाज में वह ठंडक है जो कब्रिस्तान की सर्द हवाओं से आती है। मेरे चेहरे पर वह पीलापन है जो सिर्फ वही देख सकता है जिसने मौत को करीब से छुआ हो। मेरी आंखें जो कभी हंसना भूल चुकी हैं, अब सिर्फ अंधेरे की गहराइयों को देखती हैं। काली रात स्टेशन, जहां मैं स्टेशन मास्टर हूं, वह कोई साधारण जगह नहीं है। इसके पीछे का कब्रिस्तान, जहां सदियों पुरानी कब्रें चांदनी में चमकती हैं, वहां आत्माएं फुसफुसाती हैं। यह कहानी मुरली काका की है, जो यहां चौकीदार थे और जिनकी आत्मा आज भी इस स्टेशन पर भटकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके सपनों को कब्र में दफन कर देगी। हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य साया रेलवे स्टेशन के ऊपर मंडरा रहा हो। बरगद के पुराने पेड़ की टहनियां हवा में साएं साएं कर रही थीं और उनके नीचे बने छोटे से रेलवे स्टेशन की लालटेन टिमटिमा रही थी, जैसे वह भी डर से कांप रही हो। यह था कालपुर रेलवे स्टेशन, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी सूरज की किरणें पूरी तरह नहीं पहुंचती थीं और रातें इतनी स्याह थीं कि सायों को भी सायों से डर लगता था। स्टेशन के ठीक बगल में था कालपुर का पुराना कब्रिस्तान, जहां कब्रों की पत्थरों पर उकेरी गई तारीखें इतनी पुरानी थीं कि वे धुंधली पड़ चुकी थीं। कब्रों के बीच उगी घास हवा में लहरा रही थी और ऐसा लगता था जैसे वो किसी की सिसकियों को छिपा रही हो। मैं, विशाल बाबू, इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था और मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात यहीं शुरू हुई थी। मेरी नियुक्ति कालपुर स्टेशन पर 6 महीने पहले हुई थी। मैं 35 साल का था और मेरे चेहरे पर अभी जवानी की चमक थी, लेकिन मेरी आंखों में वो सतर्कता थी जो रेलवे की नौकरी ने दी थी। स्टेशन छोटा था, दिन में सिर्फ 2 ट्रेनें रुकती थीं और रात को केवल एक मालगाड़ी गुजरती थी जो रात 2:47 बजे आती थी। स्टेशन पर मेरा साथी था मुरली काका, एक 60 साल का बूढ़ा चौकीदार, जिसके चेहरे की झुर्रियां और सफेद दाढ़ी किसी पुरानी किताब की तरह थीं जो अनकही कहानियां छिपाई थीं। मुरली काका दिन में स्टेशन की देखभाल करते थे और रात को उनकी ड्यूटी थी स्टेशन के ताले चाबी संभालने की। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी और उनकी आंखें हमेशा कब्रिस्तान की ओर ताकती थीं, जैसे वो वहां कुछ देखते हों। मैंने कई बार उनसे पूछा, काका, आप रात को इतना चुप क्यों रहते हो? लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा देते और कहते, विशाल बाबू, रात को चुप रहना ही अच्छा है, कब्रिस्तान सुनता है। उस रात नवंबर की सर्दी अपने चरम पर थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन की लालटेन की रोशनी भी कुछ कदम आगे तक ही जा पाती थी। मैं अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था, जहां एक पुराना टेबल, एक कुर्सी और एक रजिस्टर था जिसमें मैं ट्रेनों का हिसाब रखता था। घड़ी में रात के 1:30 बजे थे और मालगाड़ी के आने में अभी समय था। मुरली काका स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी लाठी टेकते हुए चहलकदमी कर रहे थे। उनकी लाठी की थक थक की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी और हर बार जब वो कब्रिस्तान की ओर देखते, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती थी। मैंने ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका और देखा कि मुरली काका प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़े थे, जहां कब्रिस्तान की बाड़ शुरू होती थी। उनकी टॉर्च की रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी और वो कुछ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई प्रार्थना। मैंने उन्हें पुकारा, मुरली काका, अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है और कोहरा भी घना है। लेकिन काका ने जवाब नहीं दिया। उनकी टॉर्च की रोशनी अब कब्रिस्तान की ओर थी और उनकी बुदबुदाहट तेज हो रही थी। मैंने सोचा, शायद वो कोई पुरानी आदत है और वापस अपने रजिस्टर में व्यस्त हो गया। लेकिन तभी एक सिसकी की आवाज आई, हल्की लेकिन इतनी गहरी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की से फिर बाहर देखा, लेकिन मुरली काका अब वहां नहीं थे। उनकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और उसकी रोशनी कब्रिस्तान की ओर थी, जैसे कोई उसे वहां खींच ले गया हो। काका, मैंने चिल्लाया और अपनी टॉर्च लेकर बाहर दौड़ा। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था और कोहरा इतना घना कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी बेकार थी। मैंने मुरली काका की टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी कब्रिस्तान की ओर डाली। वहां कब्रों के बीच एक साया दिखा,
लंबा, पतला और उसकी आंखें लाल जैसे आग के गोले। कौन है? मैंने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ वही सिसकी आई, इस बार करीब। मैंने कब्रिस्तान की बाढ़ की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। हवा में एक बदबू थी, सड़े हुए मांस की या शायद कुछ और की, जो इंसानी नहीं थी। मुरली काका, मैंने फिर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी कब्रिस्तान से एक और सिसकी आई, और इस बार उसमें एक नाम था, विशाल। मेरे खून की रफ्तार थम गई। वो मेरी आवाज थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान की बाढ़ के पास पहुंचा। वहां मुरली काका की टोपी पड़ी थी, लेकिन वो खुद गायब थे। उनकी लाठी एक कब्र के पास पड़ी थी और उस पर लाल धब्बे थे जैसे खून के। मेरे हाथ कांपने लगे। काका, कहां हो? मैंने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ वही सिसकी थी जो अब और तेज हो रही थी। तभी कब्रिस्तान के बीच से एक और साया उभरा, मुरली काका जैसा, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल। विशाल बाबू, साये ने फुसफुसाया, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साये ने एक कदम बढ़ाया और उसकी लाठी की ठक ठक की आवाज फिर गूंजी। काका, ये आप नहीं हो सकते, मैंने चिल्लाया, लेकिन साये ने सिर्फ मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी स्टेशन की घंटी बजी। मालगाड़ी आने वाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और ट्रेन की हेडलाइट्स कोहरे में चमक रही थीं। लेकिन जब मैंने फिर कब्रिस्तान की ओर देखा, साया गायब था। मुरली काका की टोपी और लाठी अभी भी वहीं थीं, लेकिन अब उन पर और ज्यादा लाल धब्बे थे। मेरे मन में एक डर पैदा हो गया। क्या मुरली काका सचमुच गायब हो गए थे, या वो कब्रिस्तान में थे? और वो सिसकियां, वो मेरे नाम की पुकार, वो क्या थीं? मैंने टॉर्च की रोशनी फिर कब्रों पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और कोहरा। मालगाड़ी की सीटी ने सन्नाटे को तोड़ा और मैं वापस स्टेशन की ओर दौड़ा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या मैंने मुरली काका को सचमुच खो दिया था, या वो अभी भी कहीं थे, मुझे पुकारते हुए? कालपुर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। मालगाड़ी की सीटी की गूंज धीरे धीरे कोहरे में खो गई थी, लेकिन मेरे कानों में अभी भी वही सिसकी गूंज रही थी, विशाल। जैसे कोई मुझे कब्रिस्तान की गहराइयों से पुकार रहा हो। मैं, विशाल बाबू, स्टेशन के अपने छोटे से ऑफिस में वापस लौटा, लेकिन मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मुरली काका की टोपी और लाठी, जिन पर लाल धब्बे थे, मेरे दिमाग में बार बार उभर रहे थे। क्या वो खून था, या सिर्फ कोहरे और डर का धोखा? मेरी टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी, जैसे वह भी उस रात की भयावहता से थक चुकी हो। स्टेशन की लालटेन टिमटिमा रही थी और उसकी रोशनी कब्रिस्तान की बाढ़ पर पड़ रही थी, जहां साए हिलते दिख रहे थे, लंबे, पतले, और उनकी आंखें लाल जैसे जलते हुए अंगारे। मैंने अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मुरली काका का गायब होना मेरे लिए एक पहेली बन चुका था। वो पिछले 6 महीनों से मेरे साथ थे और उनकी हर बात में एक अजीब सा रहस्य था। वो हमेशा कब्रिस्तान की ओर देखते और उनकी बुदबुदाहट में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी से बात कर रहे हों। मैंने कई बार उनसे पूछा था, काका, आप कब्रिस्तान की ओर क्यों ताकते हो? लेकिन वो सिर्फ हंसते और कहते, विशाल बाबू, कुछ चीजें समझने की नहीं, बस सुनने की होती हैं। उनकी ये बातें मुझे हमेशा उलझन में डाल देती थीं, लेकिन उस रात उनकी गायब होने की घटना ने मेरे मन में डर का एक नया बीज बो दिया था। मैंने अपनी मेज पर रखा पुराना रजिस्टर खोला, जिसमें स्टेशन की ड्यूटी का हिसाब था। मुरली काका का नाम हर रात दर्ज था, लेकिन आज उनकी जगह एक खाली जगह थी, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैंने रजिस्टर के पन्ने पलटे और मेरी नजर एक पुराने पन्ने पर पड़ी जो फटा हुआ था। उस पर मुरली काका का नाम था, लेकिन तारीख थी 5 साल पुरानी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या है? मैंने खुद से पूछा। क्या मुरली काका 5 साल पहले भी इस स्टेशन पर थे? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि वो 6 महीने पहले ही आए थे। मैंने और पन्ने पलटे और हर पन्ने पर उनका नाम था, लेकिन तारीखें पुरानी थीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। क्या मुरली काका इतने सालों से इस स्टेशन पर थे? और अगर हां, तो वो मुझे क्यों नहीं बताए? तभी
ऑफिस की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ हिलने लगी। मैंने बाहर देखा और कब्रिस्तान की बाड़ के पास फिर वही साया दिखा, मुरली काका जैसा, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल। विशाल बाबू, साये ने फुसफुसाया और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली, लेकिन साया कोहरे में गायब हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। काका, आप कहां हो? मैंने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ वही सिसकी थी जो अब और करीब थी। मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सांकल जाम थी, जैसे कोई उसे बाहर से पकड़े हो। मैंने हिम्मत जुटाई और मुरली काका की टोपी और लाठी को फिर से देखने का फैसला किया। मैंने टॉर्च जलाई और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान की बाढ़ के पास पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। वहां एक कब्र के पास मुरली काका की लाठी पड़ी थी, लेकिन अब उस पर और ज्यादा लाल धब्बे थे, और पास में एक पुराना लॉकेट पड़ा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने लॉकेट उठाया और उसमें एक तस्वीर थी, मुरली काका की, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और पीछे कब्रिस्तान दिख रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये क्या है? मैंने खुद से पूछा। तभी कब्रिस्तान से फिर वही सिसकी आई और इस बार उसमें एक और नाम था, मुरली। मेरे खून की रफ्तार थम गई। क्या मुरली काका सचमुच मर चुके थे? और अगर हां, तो वो साया, वो कौन था? तभी स्टेशन की घंटी फिर बजी, लेकिन इस बार कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बजे थे। मालगाड़ी तो जा चुकी थी, फिर ये घंटी क्यों बजी? मैंने टॉर्च की रोशनी प्लेटफॉर्म पर डाली और वहां कोहरे में एक साया खड़ा था, मुरली काका जैसा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में वही लाठी थी। विशाल बाबू, साये ने फिर पुकारा और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी ललक थी, जैसे वो मुझे कब्रिस्तान की ओर खींच रहा हो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साये ने एक कदम बढ़ाया और उसकी लाठी की थक थक की आवाज फिर गूंजी। काका, ये आप नहीं हो सकते, मैंने चिल्लाया, लेकिन साये ने सिर्फ मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी, जैसे कब्र की। रात अभी बाकी थी और मुझे लग रहा था कि मुरली काका का रहस्य मेरे लिए एक अभिशाप बनने वाला था। कालपुर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा अब इतना गहरा था कि मेरी अपनी सांसों की आवाज भी मुझे चुभ रही थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन की लालटेन की रोशनी भी धुंध में खो रही थी, और कब्रिस्तान की बाढ़ के पास मुरली काका का साया अभी भी मेरे दिमाग में नाच रहा था। उसकी लाल आंखें, ठंडी मुस्कान और वो लाठी की थक थक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई अभिशाप मेरे पीछे पड़ गया हो। मैं, विशाल बाबू, अपने छोटे से ऑफिस में वापस लौटा, लेकिन मेरा मन अब शांत नहीं था। मुरली काका की टोपी, उनकी लाठी पर लाल धब्बे और वो पुराना लॉकेट जिसमें उनकी तस्वीर थी, ये सब मेरे दिमाग में एक तूफान खड़ा कर रहे थे। रजिस्टर में पुरानी तारीखों के साथ उनका नाम और वो घंटी जो बिना ट्रेन के बजी थी, ये सब क्या था? क्या मुरली काका सचमुच मर चुके थे या वो अभी भी कहीं थे, मुझे पुकारते हुए? मैंने अपनी टॉर्च जलाई और ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। कब्रिस्तान की ओर देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोहरे में फिर वही साया दिखा, मुरली काका जैसा, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल, जैसे आग के गोले। विशाल बाबू, साये ने फिर फुसफुसाया और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली, लेकिन साया कोहरे में गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। काका, आप कहां हो? मैंने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ वही सिसकी थी जो अब और करीब थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। मैंने हिम्मत जुटाई और मुरली काका के लॉकेट को फिर से देखने का फैसला किया। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और उसकी तस्वीर पर टॉर्च की रोशनी डाली। तस्वीर में मुरली काका की मुस्कान अब और डरावनी लग रही थी और पीछे कब्रिस्तान की कब्रें साफ दिख रही थीं। लेकिन इस बार तस्वीर में एक और चेहरा था, धुंधला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये मैं कैसे हो सकता हूं? मैंने खुद से पूछा। तभी ऑफिस की मेज पर रखा रजिस्टर अपने आप खुल गया
और उसका एक पन्ना हवा में लहराने लगा। मैंने उसे पकड़ा और उस पर लिखा था, विशाल बाबू, स्टेशन मास्टर, नियुक्ति 15 नवंबर 2025। लेकिन नीचे एक और लाइन थी जो मेरे खून को जमा देने वाली थी, मौत 15 नवंबर 2020। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो अभी जिंदा था, फिर ये तारीख, ये क्या था? तभी बाहर से फिर वही सिसकी आई और इस बार उसमें मेरा नाम साफ सुनाई दिया, विशाल। मैंने टॉर्च की रोशनी प्लेटफॉर्म की ओर डाली और वहां कोहरे में मुरली काका का साया फिर दिखा। इस बार उसके हाथ में लाठी नहीं थी, बल्कि एक पुराना रेलवे सिग्नल लैंप था जो लाल रोशनी से चमक रहा था। विशाल बाबू, साय ने पुकारा और उसकी आवाज में एक अजीब सी ललक थी, जैसे वो मुझे कब्रिस्तान की ओर खींच रहा हो। मैंने चिल्लाया, काका, ये क्या जादू है? आप मर चुके हो या मैं पागल हो रहा हूं? लेकिन साय ने सिर्फ मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी, जैसे कब्र की। मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सांकल फिर जाम थी। तभी स्टेशन की घंटी फिर बजी और इस बार उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:30 बजे थे। कोई ट्रेन नहीं थी, फिर ये घंटी क्यों बजी? मैंने टॉर्च की रोशनी प्लेटफॉर्म पर डाली और वहां कोहरे में सायों की संख्या बढ़ रही थी। वो अब सिर्फ मुरली काका का साया नहीं था, वहां और भी साए थे, लंबे पतले, और उनकी आंखें लाल जैसे आग के गोले। विशाल, सायों ने एक साथ पुकारा और उनकी आवाजें एक भयानक कोरस में बदल गईं। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने रजिस्टर को फिर देखा और इस बार उसमें एक और नाम था, मुरली काका, चौकीदार, मौत 15 नवंबर 2005। मेरे खून की रफ्तार थम गई। अगर मुरली काका 20 साल पहले मर चुके थे, तो मैं पिछले 6 महीनों से किसके साथ काम कर रहा था? तभी कब्रिस्तान से एक और सिसकी आई और इस बार उसमें एक और नाम था, मुरली। मैंने टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान की ओर डाली और वहां एक कब्र पर मुरली काका का नाम उकेरा हुआ था और उसके नीचे तारीख थी 15 नवंबर 2005। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी रोशनी कब्र पर पड़ी, जहां मुरली काका का साया अब खड़ा था। विशाल बाबू, साय ने फिर पुकारा और इस बार उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साय की लाल आंखें अब और करीब थीं और उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी, जैसे वो मुझे अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाना चाहता हो। रात की पहली पुकार ने मेरे मन में एक डर जगा दिया था। क्या मैं भी इस स्टेशन का हिस्सा बन चुका था, या ये सब मुरली काका के अभिशाप का खेल था? कालपुर रेलवे स्टेशन पर रात अब अपने सबसे स्याह रंग में थी। कोहरा इतना घना हो चुका था कि स्टेशन की लालटेन की रोशनी भी धुंध में गुम हो रही थी और कब्रिस्तान से आती सिसकियां मेरे कानों में चाकू की तरह चुभ रही थीं। मैं, विशाल बाबू, अपने ऑफिस की कुर्सी पर सिकुड़ा हुआ था, लेकिन मेरा मन अब पूरी तरह टूट चुका था। मुरली काका का साया, उसकी लाल आंखें और वो रजिस्टर जिसमें मेरी और काका की मौत की तारीखें लिखी थीं, ये सब मेरे दिमाग में एक भयानक तूफान खड़ा कर रहे थे। मुरली काका की कब्र पर उकेरा गया नाम और तारीख 15 नवंबर 2005 मेरे मन में बार बार गूंज रही थी। अगर वो 20 साल पहले मर चुके थे, तो मैं पिछले 6 महीनों से किसके साथ काम कर रहा था? और वो रजिस्टर में मेरी मौत की तारीख 15 नवंबर 2020 क्या थी? मैं तो अभी जिंदा था, लेकिन फिर ये साए, ये सिसकियां और वो लाल आंखें मुझे क्यों पुकार रही थीं? मैंने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ा और ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। कब्रिस्तान की बाड़ के पास अब कई साए दिख रहे थे, लंबे पतले, और उनकी आंखें लाल जैसे आग के गोले। विशाल, उनकी आवाजें एक भयानक कोरस में बदल चुकी थीं और हर पुकार के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सांकल फिर जाम थी, जैसे कोई उसे बाहर से पकड़े हो। तभी मेरी मेज पर रखा मुरली काका का लॉकेट अपने आप हिलने लगा और उसमें उनकी तस्वीर अब और डरावनी लग रही थी। तस्वीर में काका की मुस्कान अब एक ठंडी हंसी में बदल चुकी थी और पीछे कब्रिस्तान की कब्रें जैसे हिल रही थीं। मैंने लॉकेट को टेबल पर पटका और चिल्लाया, ये क्या जादू है? मुरली काका, आप कहां हो? तभी बाहर से एक और सिसकी आई और इस बार उसमें मेरा नाम साफ सुनाई दिया, विशाल बाबू। मैंने टॉर्च की रोशनी प्लेटफॉर्म की ओर डाली
और वहां कोहरे में मुरली काका का साया फिर दिखा। इस बार उसके हाथ में वही रेलवे सिग्नल लैंप था जो लाल रोशनी से चमक रहा था, लेकिन इस बार साये का चेहरा और साफ था, मुरली काका जैसा, लेकिन उसकी आंखें लाल और उसका मुंह खुला हुआ जैसे वो चीख रहा हो। विशाल बाबू! साये ने फिर पुकारा और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चिल्लाया, काका, ये आप नहीं हो सकते, आप मर चुके हो। लेकिन साये ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें थीं, बच्चों की, बूढ़ों की और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान की बाड़ के पास पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। वहां एक कब्र के पास मुरली काका की लाठी फिर दिखी, लेकिन अब उस पर लाल धब्बे और गहरे थे जैसे ताजा खून। पास में एक पुराना रेलवे टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था, कालपुर से कहीं नहीं, 15 नवंबर 2005। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये टिकट मुरली काका की मौत की तारीख का था। मैंने टिकट उठाया और उस पर एक और नाम लिखा था, विशाल बाबू, 15 नवंबर 2020। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने टिकट को जेब में डाला और टॉर्च की रोशनी कब्रिस्तान की ओर डाली, लेकिन वहां अब सायों की भीड़ थी। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी पुकार अब और तेज थी, विशाल, आजा। तभी स्टेशन की घंटी फिर बजी और इस बार उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 4 बजे थे, कोई ट्रेन नहीं थी। फिर ये घंटी क्यों बजी? मैंने टॉर्च की रोशनी रेलवे ट्रैक की ओर डाली और वहां कोहरे में एक ट्रेन की हेडलाइट्स चमक रही थीं, लेकिन ये मालगाड़ी नहीं थी। ये एक पुरानी जंग खाई ट्रेन थी जिसके डिब्बे काले और टूटे फूटे थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी और उसकी सीटी की आवाज सिसकियों में बदल रही थी। मैंने चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ वही सिसकी थी जो अब मेरे ठीक पीछे थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां मुरली काका का साया खड़ा था। उसका सिग्नल लैंप लाल रोशनी से चमक रहा था। विशाल बाबू, साये ने कहा, यह तुम्हारा स्टेशन है और यह तुम्हारी ट्रेन है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। साये ने एक कदम बढ़ाया और उसकी लाल आंखें अब मेरे इतने करीब थीं कि मैं उनकी ठंडक महसूस कर सकता था। रात अभी बाकी थी और मुझे लग रहा था कि मुरली काका का साया मुझे कब्रिस्तान की गहराइयों में ले जाना चाहता था। कालपुर रेलवे स्टेशन पर रात अब अपने सबसे भयावह रूप में थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन की लालटेन की रोशनी पूरी तरह खो चुकी थी और कब्रिस्तान से आती सिसकियां मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैं, विशाल बाबू, अपने ऑफिस के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी और मुरली काका का साया मेरे सामने था। उसकी लाल आंखें जैसे मेरी आत्मा को भेद रही थीं। उसका सिग्नल लैंप लाल रोशनी से चमक रहा था और उसकी ठंडी मुस्कान मेरे खून को जमा रही थी। रजिस्टर में मेरी और मुरली काका की मौत की तारीखें, वो पुराना लॉकेट और कब्र पर उकेरा गया काका का नाम मेरे दिमाग में तूफान मचा रहे थे। लेकिन अब उस पुरानी जंग खाई ट्रेन की हेडलाइट्स जो कोहरे में चमक रही थीं, मेरे लिए एक नया डर लेकर आई थीं। उस ट्रेन की सीटी सिसकियों में बदल रही थी और हर सिसकी में मेरा नाम था, विशाल, जैसे कोई मुझे कब्रिस्तान की गहराइयों में खींच रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रैक की ओर डाली और वहां वो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। इसके डिब्बे काले और टूटे फूटे थे, जैसे सालों से इन्हें कोई छू न गया हो। खिड़कियों से लाल रोशनी झांक रही थी और उनमें साए हिल रहे थे, लंबे, पतले, और उनकी आंखें आग के गोलों जैसी। ये क्या है? मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में खो गई। मुरली काका का साया मेरे बगल में खड़ा था। उसका सिग्नल लैंप अब और तेज चमक रहा था। विशाल बाबू, उसने फुसफुसाया, ये तुम्हारी ट्रेन है, ये तुम्हें लेने आई है। मैंने चिल्लाया, काका, ये क्या बकवास है? मैं जिंदा हूं, ये ट्रेन, ये असली नहीं हो सकती। लेकिन साये ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें थीं, बच्चों की, बूढ़ों की और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ट्रेन अब स्टेशन पर रुक चुकी थी
और इसके दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रेन की खिड़की पर डाली और वहां एक डिब्बे में मुरली काका का चेहरा दिखा, लेकिन उसका चेहरा अब धुंधला था और उसकी आंखें लाल, जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि कब्रिस्तान का हिस्सा था। विशाल बाबू, उसने फिर पुकारा और उसकी आवाज अब ट्रेन की सीटी के साथ मिल गई थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे कब्रिस्तान की बाट थी और वहां सायों की भीड़ थी। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने अपनी जेब से वो पुराना रेलवे टिकट निकाला जिस पर मेरी और मुरली काका की मौत की तारीखें लिखी थीं। टिकट अब गीला था, जैसे खून से सना हो। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथों से चिपक गया जैसे कोई अभिशाप। तभी ट्रेन का एक दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक साया उभरा, मुरली काका जैसा, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। विशाल बाबू, साय ने कहा, यह ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। कालपुर से कहीं नहीं, यही तुम्हारी मंजिल है। मैंने चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन साय ने एक कदम बढ़ाया और उसकी लाठी की थक थक की आवाज फिर गूंजी। तभी स्टेशन की घंटी फिर बजी और इस बार उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 4:30 बजे थे। ट्रेन की सीटी फिर बजी और इस बार उसमें सिसकियां नहीं बल्कि एक भयानक हंसी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रेन के डिब्बों पर डाली और वहां हर खिड़की में साए थे, कुछ मुरली काका जैसे, कुछ मेरे जैसे और कुछ ऐसे जिनके चेहरे धुंधले थे। विशाल, उनकी आवाजें एक साथ गूंजीं और मेरे पैर कांपने लगे। मैंने ऑफिस की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। साए अब मेरे चारों ओर थे और उनकी लाल आंखें जैसे मेरी आत्मा को निगल रही थीं। मुरली काका का साया मेरे सामने खड़ा था और उसने अपना सिग्नल लैंप मेरी ओर उठाया। विशाल बाबू, उसने कहा, यह ट्रेन तुम्हारा अभिशाप है और तुम इसका हिस्सा बनोगे। रात अभी बाकी थी और मुझे लग रहा था कि यह ट्रेन मुझे कब्रिस्तान की गहराइयों में ले जाएगी, जहां मुरली काका का साया मेरा इंतजार कर रहा था। कालपुर रेलवे स्टेशन पर रात अब अपने सबसे भयावह रूप में थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन की लालटेन की रोशनी पूरी तरह खो चुकी थी और कब्रिस्तान से आती सिसकियां मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैं, विशाल बाबू, अपने ऑफिस के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी और मुरली काका का साया मेरे सामने था। उसकी लाल आंखें जैसे मेरी आत्मा को भेद रही थीं। उसका सिग्नल लैंप लाल रोशनी से चमक रहा था और उसकी ठंडी मुस्कान मेरे खून को जमा रही थी। रजिस्टर में मेरी और मुरली काका की मौत की तारीखें, वो पुराना लॉकेट और कब्र पर उकेरा गया काका का नाम मेरे दिमाग में तूफान मचा रहे थे। लेकिन अब उस पुरानी जंग खाई ट्रेन की हेडलाइट्स जो कोहरे में चमक रही थीं, मेरे लिए एक नया डर लेकर आई थीं। उस ट्रेन की सीटी सिसकियों में बदल रही थी और हर सिसकी में मेरा नाम था, विशाल, जैसे कोई मुझे कब्रिस्तान की गहराइयों में खींच रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रैक की ओर डाली और वहां वो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। इसके डिब्बे काले और टूटे फूटे थे, जैसे सालों से इन्हें कोई छू न गया हो। खिड़कियों से लाल रोशनी झांक रही थी और उनमें साए हिल रहे थे, लंबे पतले, और उनकी आंखें आग के गोलों जैसी। ये क्या है? मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में खो गई। मुरली काका का साया मेरे बगल में खड़ा था। उसका सिग्नल लैंप अब और तेज चमक रहा था। विशाल बाबू, उसने फुसफुसाया, ये तुम्हारी ट्रेन है, ये तुम्हें लेने आई है। मैंने चिल्लाया, काका, ये क्या बकवास है? मैं जिंदा हूं। ये ट्रेन, ये असली नहीं हो सकती। लेकिन साय ने सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें थीं, बच्चों की, बूढ़ों की, और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ट्रेन अब स्टेशन पर रुक चुकी थी और इसके दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रेन की खिड़की पर डाली और वहां एक डिब्बे में मुरली काका का चेहरा दिखा,
लेकिन उसका चेहरा अब धुंधला था और उसकी आंखें लाल, जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि कब्रिस्तान का हिस्सा था। विशाल बाबू, उसने फिर पुकारा और उसकी आवाज अब ट्रेन की सीटी के साथ मिल गई थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे कब्रिस्तान की बाट थी और वहां साइयों की भीड़ थी। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने अपनी जेब से वो पुराना रेलवे टिकट निकाला जिस पर मेरी और मुरली काका की मौत की तारीखें लिखी थीं। टिकट अब गीला था, जैसे खून से सना हो। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथों से चिपक गया जैसे कोई अभिशाप। तभी ट्रेन का एक दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक साया उभरा, मुरली काका जैसा, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं। विशाल बाबू, साय ने कहा, यह ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है, कालपुर से कहीं नहीं, यही तुम्हारी मंजिल है। मैंने चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन साय ने एक कदम बढ़ाया और उसकी लाठी की थक थक की आवाज फिर गूंजी। तभी स्टेशन की घंटी फिर बजी और इस बार उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 4:30 बजे थे। ट्रेन की सीटी फिर बजी और इस बार उसमें सिसकियां नहीं बल्कि एक भयानक हंसी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रेन के डिब्बों पर डाली और वहां हर खिड़की में साए थे, कुछ मुरली काका जैसे, कुछ मेरे जैसे और कुछ ऐसे जिनके चेहरे धुंधले थे। विशाल, उनकी आवाजें एक साथ गूंजी और मेरे पैर कांपने लगे। मैंने ऑफिस की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। साए अब मेरे चारों ओर थे और उनकी लाल आंखें जैसे मेरी आत्मा को निगल रही थीं। मुरली काका का साया मेरे सामने खड़ा था और उसने अपना सिग्नल लैंप मेरी ओर उठाया। विशाल बाबू, उसने कहा, यह ट्रेन तुम्हारा अभिशाप है और तुम इसका हिस्सा बनोगे। रात अभी बाकी थी और मुझे लग रहा था कि यह ट्रेन मुझे कब्रिस्तान की गहराइयों में ले जाएगी, जहां मुरली काका का साया मेरा इंतजार कर रहा था। कालपुर रेलवे स्टेशन पर रात अब अपने सबसे भयावह चरम पर थी। कोहरा इतना घना था कि स्टेशन की हर चीज, लालटेन, प्लेटफॉर्म और यहां तक कि मेरी अपनी सांसें धुंध में खो रही थीं। कब्रिस्तान से आती सिसकियां अब एक भयानक हंसी में बदल चुकी थीं और हर हंसी में मेरा नाम विशाल गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी आत्मा को निगलने को तैयार हो। मैं, विशाल बाबू, प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरे हाथ में टॉर्च अब बेकार थी, उसकी रोशनी कोहरे को भेद नहीं पा रही थी। मुरली काका का साया मेरे सामने था, उसका सिग्नल लैंप लाल रोशनी से चमक रहा था और उसकी आंखें लाल जैसे आग के गोले मेरे दिल को जकड़ रही थीं। वो जंग खाई ट्रेन जो कालपुर से कहीं नहीं जाती थी, स्टेशन पर खड़ी थी। इसके डिब्बों से लाल रोशनी झांक रही थी और हर खिड़की में साए हिल रहे थे, कुछ मुरली काका जैसे, कुछ मेरे जैसे और कुछ ऐसे जिनके चेहरे धुंधले थे। रजिस्टर में लिखी मेरी और काका की मौत की तारीखें, वो लॉकेट और वो टिकट, सब मेरे दिमाग में एक भयानक तूफान मचा रहे थे। मैंने चिल्लाया, मुरली काका, ये सब क्या है? मैं जिंदा हूं, ये ट्रेन, ये साए, ये सब क्या चाहते हैं? लेकिन साए ने सिर्फ हंसी और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें थीं, बच्चों की, बूढ़ों की और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। विशाल बाबू, साए ने फुसफुसाया, ये ट्रेन तुम्हारा अभिशाप है और तुम इसका हिस्सा बनोगे। उसने अपना सिग्नल लैंप मेरी ओर उठाया और लाल रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरी आंखें चुभने लगीं और मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई, जैसे मेरी आत्मा को कोई खींच रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ट्रेन का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रेन के डिब्बे पर डाली और वहां एक खिड़की में मेरा अपना चेहरा दिखा, लेकिन मेरी आंखें लाल थीं और मेरा मुंह खुला हुआ जैसे मैं चीख रहा हो। यह मैं नहीं हो सकता, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज सायों की हंसी में डूब गई। तभी ट्रेन की सीटी बजी और इस बार उसकी आवाज एक चीख में बदल गई, इतनी तीखी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने घड़ी देखी, रात के 5 बजे थे। सूरज की पहली किरण आने में अब भी समय था, लेकिन ये ट्रेन ये रुकने वाली नहीं थी।
मैंने ऑफिस की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था और कोहरा अब मेरे फेफड़ों में भर रहा था। साए अब मेरे चारों ओर थे और उनकी लाल आंखें जैसे मेरी आत्मा को निगल रही थीं। मुरली काका का साया मेरे सामने खड़ा था और उसने अपना सिग्नल लैंप मेरी ओर और करीब किया। विशाल बाबू, उसने कहा, तुम इस स्टेशन के हो, तुम इस ट्रेन के हो। मैंने चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा और चौड़ा हुआ और अंदर से सायों की भीड़ उभरी। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें लाल और उनकी आवाजें एक भयानक कोरस में गूंज रही थीं। विशाल, आजा। मैंने अपनी जेब से वो टिकट निकाला जो अब खून से सना था। मैंने उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथों से चिपक गया जैसे कोई अभिशाप। तभी एक साए ने मेरी बांह पकड़ी और उसकी ठंडक मेरे शरीर में समा गई। मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी, वो सायों की चीख में बदल चुकी थी। मैंने आखिरी बार मुरली काका के साए की ओर देखा और उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। विशाल बाबू, उसने कहा, यह तुम्हारी आखिरी पुकार है। तभी ट्रेन की सीटी फिर बजी और इस बार उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप उठा। साए अब मुझे ट्रेन की ओर खींच रहे थे और मैंने देखा कि ट्रेन के डिब्बों में और भी चेहरे थे, स्टेशन के पुराने कर्मचारियों के, जो सालों पहले गायब हो गए थे। नहीं, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरे पैर अब मेरे काबू में नहीं थे। साए मुझे ट्रेन के दरवाजे की ओर ले जा रहे थे और मुरली काका का साया मेरे पीछे था। उसका सिग्नल लैंप मेरी आत्मा को जलाने को तैयार था। रात अपने क्लाइमैक्स पर थी और मुझे लग रहा था कि ये चीख मेरी आखिरी सांस होगी। कालपुर रेलवे स्टेशन पर रात अब अपनी सबसे भयावह सीमा को छू रही थी। कोहरा इतना घना था कि मेरी आंखें धुंध में खो रही थीं और कब्रिस्तान से आती चीखें मेरे कानों में तलवार की तरह चुभ रही थीं। मैं, विशाल बाबू, अब पूरी तरह टूट चुका था। मेरे पैर जैसे ट्रेन के दरवाजे की ओर खींच रहे थे और साए, उनकी लाल आंखें आग के गोलों जैसी, मेरे चारों ओर एक जाल बुन रहे थे। मुरली काका का साया मेरे सामने था। उसका सिग्नल लैंप लाल रोशनी से चमक रहा था और उसकी ठंडी मुस्कान मेरे खून को जमा रही थी। वो जंग खाई ट्रेन जो कालपुर से कहीं नहीं जाती थी, मेरे सामने खड़ी थी। इसके डिब्बों से लाल रोशनी झांक रही थी और हर खिड़की में चेहरे थे, कुछ मुरली काका जैसे, कुछ मेरे जैसे और कुछ ऐसे जिनके चेहरे धुंधले थे। रजिस्टर में लिखी मेरी और काका की मौत की तारीखें, वो खून से सना टिकट और वो लॉकेट मेरे दिमाग में एक भयानक भूचाल मचा रहे थे। विशाल, सायों की आवाजें अब एक कोरस में बदल चुकी थीं और हर पुकार मेरी आत्मा को और गहरे खींच रही थी। मैंने चिल्लाया, मुरली काका, ये सब बंद करो। मैं जिंदा हूं, मैं इस ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा। लेकिन साए ने सिर्फ हंसी और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाजें थीं, बच्चों की, बूढ़ों की और कुछ ऐसी जो इंसानी नहीं थीं। विशाल बाबू, उसने फुसफुसाया, तुम पहले ही इस ट्रेन के हो। ये स्टेशन, ये कब्रिस्तान, ये तुम्हारा घर है। उसने अपना सिग्नल लैंप मेरी ओर और करीब किया और लाल रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरी आंखें चुभने लगीं और मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई, जैसे मेरी आत्मा को कोई निगल रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब मेरे काबू में नहीं थे। ट्रेन का दरवाजा और चौड़ा हो गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी। मैंने अपनी जेब से वो खून से सना टिकट निकाला और उसे फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथों से चिपक गया जैसे कोई अभिशाप। तभी ट्रेन की सीटी फिर बजी और इस बार उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप उठा। मैंने टॉर्च की रोशनी ट्रेन के डिब्बों पर डाली और वहां हर खिड़की में चेहरे अब और साफ थे, स्टेशन के पुराने कर्मचारियों के जो सालों पहले गायब हो गए थे। एक खिड़की में मेरा अपना चेहरा था, लेकिन मेरी आंखें लाल थीं और मेरा मुंह खुला हुआ जैसे मैं चीख रहा हो। नहीं, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज सायों की हंसी में डूब गई। मुरली काका का साया अब मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी ठंडक महसूस कर सकता था। विशाल बाबू, उसने कहा, तुम इस स्टेशन के हो, तुम इस कब्रिस्तान के हो। मैंने चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी
सायों ने मुझे ट्रेन के दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने सारी ताकत लगाकर विरोध किया, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से उखड़ रहे थे। तभी कब्रिस्तान की ओर से एक तेज हवा का झोंका आया और कोहरा पतला होने लगा। दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी, सूरज की पहली किरण। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे मन में एक आखिरी उम्मीद जगी। मुझे भागना होगा, मैंने मन ही मन कहा, और सारी ताकत लगाकर सायों के चंगुल से छूटने की कोशिश की। मैंने एक आखिरी बार मुरली काका के साए की ओर देखा और उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। विशाल बाबू, उसने कहा, तुम लौटोगे, यह स्टेशन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी ट्रेन की सीटी फिर बजी और साए मुझे ट्रेन के दरवाजे की ओर खींचने लगे, लेकिन सूरज की किरण अब और करीब थी और कोहरा धीरे धीरे छत रहा था। मैंने सारी ताकत लगाई और सायों के चंगुल से छूटकर प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा। सायों की चीखें अब धीमी पड़ रही थीं और ट्रेन की हेडलाइट्स बुझ रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहां कुछ भी नहीं था, न ट्रेन, न साए, न मुरली काका। सूरज की पहली किरण स्टेशन पर पड़ी और सन्नाटा टूट गया। मैं स्टेशन के बाहर सड़क पर खड़ा था। मेरे हाथ में वो टिकट अभी भी था, लेकिन अब वो सादा कागज बन चुका था। मुरली काका गायब थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। मैंने स्टेशन की ओर देखा और वहां कब्रिस्तान की बाड़ अब भी थी, लेकिन साए गायब थे। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं वाकई कालपुर स्टेशन से निकल आया था या मैं अभी भी उस अभिशाप का हिस्सा था? हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता, मुरली काका की ठंडी मुस्कान और वो लाल आंखें मेरे सामने आ जाती थीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम कभी कालपुर रेलवे स्टेशन से गुजरो तो सावधान रहना। कब्रिस्तान की सिसकियां अभी भी वहां गूंजती हैं और मुरली काका का साया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है।